अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। आज मेरे इस चैनल पे तशरीफ़ फरमा है सदफ इमरान साहिबा, जो कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है। आइए आपको उनसे चल के मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, कैसी हैं? खैर से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और ये सेशन कंडक्ट करवाया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे काफ़ी टाइम से अप्रोच कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों के स्केड्यूल्स मैच नहीं कर रहे थे, तो अब आज हमने इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट क्या है, इससे क्या मतलब हम लेंगे? स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो है वो एक स्पीच थेरेपिस्ट होता है जो कि बच्चों के या एडल्ट्स के जिनके अंदर बोलने में प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेशंस एरर्स आते हैं, लुकनत आ जाती है, या बच्चे जो कि ग्रोइंग एज में हैं और अभी वो बोलना शुरू करते हैं बट अचानक से म्यूट हो जाते हैं और वो डिलेज की साइड पे चले जाते हैं। तो उनके लिए स्पीच थेरेपिस्ट जो है काम करता है उनके स्पीच के इश्यूज़ को डिसॉल्व करने के लिए। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज पे भी हम काम करते हैं एज ए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये भी इश्यूज़ आते हैं कि वो स्पीच तो कर रहे हैं बट उनकी लैंग्वेज नहीं है। तो बीइंग अ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो है स्पीच पे और लैंग्वेज दोनों एरियाज़ पे हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा, बताइए कि बच्चों में किस एज से पता चलता है कि इनको ये प्रॉब्लम है? डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लाइक अगर हम बात करें 2020 की, जिस ज़माने में हमारे पास कोविड आया था, तो उस टाइम दुनिया जो है वो एक जगह होके मोबाइल या स्क्रीन पे आ गई थी। तो उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सामने आई कि बच्चे डिलेज की साइड पे चले गए, स्क्रीनिंग उनकी ज़्यादा बढ़ गई और जो कम्युनिकेशन कर रहे थे उनकी कम्युनिकेशन होते होते एकदम स्टॉप हो गई। तो ये इशू हम यहाँ पे भी लेंगे कि एक रीज़न हमारा ये आता है डिले का बच्चों में। बाकी और एरियाज़ हैं जिसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ बाय बर्थ इश्यूज़ आ रहे होते हैं, कुछ टाइम बाद जो कि बच्चे बोल तो रहे हैं बट उनके साउंड्स क्लियर नहीं हैं, तो उनके ये एरियाज़ होते हैं। अच्छा, अगर ये रियलाइज़ हो जाए पेरेंट्स को कि उनके अंदर कुछ इस तरह की डिसेबिलिटी है या कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो पेरेंट्स का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? पेरेंट्स का सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि पेरेंट्स को जो है लोगों के साथ डिस्कस करना, रेलेवेंट पर्सन्स के साथ डिस्कस करना जो कि इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ अपनी मीटिंग्स रखें, उनके साथ अपने असेसमेंट सेशंस करवाएं, उनके साथ बच्चे को जाके उनके डिटेल्स हिस्ट्री दें। फिर उसके बाद वो जब साइकोलॉजिस्ट आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो आपको एक कोई असेसमेंट टाइम पीरियड देगा जिसके अंदर एक प्रॉपर असेसमेंट होगी, जिसके अंदर हमारे पास सामने डायग्नोसिस आएंगे। तो जो डायग्नोसिस होंगे वो हमारे पास एक मेन पॉइंट होगा कि बच्चा अब इस इशू के साथ आ गया है और उस डायग्नोसिस पे रिकमेंडेशंस आ जाएंगी कि अब इस बच्चे के ऊपर किन किन एरियाज़ पे काम करना है। अच्छा, ये बताइए कि थेरेपी के हवाले से देखा जाए तो इसको अगर फर्दर डिवाइड किया जाए तो स्पीच थेरेपी आता है और रिमीडियल थेरेपी आता है, इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी आता है। तो मुझे बताइए कि स्पीच थेरेपी है, थोड़ा सा इसको डिफाइन करें, क्या क्या चीज़ें इसके अम्ब्रेला में आती हैं? ओके, अच्छा, बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगी कि स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स पे काम कर रहा है, स्पीच डिले पे काम कर रहा है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो कि एक पूरा एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, उसके अंदर भी हमारे जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो काम करते हैं। उसके अलावा डाउन सिंड्रोम है। इसके अंदर हम आगे अगर कंटिन्यू करें तो हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड्स जो होते हैं, जो कि हेयरिंग डिवाइसेस लगा के आ रहे होते हैं और उनको स्पीच की नीड होती है, उसमें स्पीच थेरेपिस्ट काम कर रहा होता है, स्पीच के एरिया में काम होता है। कोक्लियर इम्प्लांट्स के लोग होते हैं जिनकी इम्प्लांटेशन होती है,
जब उनको ये डायग्नोसिस आ जाते हैं कि अब उनके हेयरिंग इम्पेयर्ड होने के मतलब उनको आला जो है वो भी वर्क नहीं कर रहा और उनकी इम्प्लांटेशन होना ज़रूरी है, जो कि एक ऑडियोलॉजिस्ट फाइनल डिसीजन लेता है। तो वो इस पे उनको फिर डायग्नोज जब उनकी इम्प्लांटेशन हो जाती है तो उनको लाजमी अपनी स्पीच थेरेपी स्टार्ट करनी होती है। तो कोक्लियर इम्प्लांट पे स्पीच थेरेपिस्ट काम करते हैं जो फोनोलॉजिकल हैं, जिनके साउंड्स एरर हैं, जैसे कि मैंने इब्तिदा में बताया कि साउंड्स एरर वालों के साथ स्पीच थेरेपिस्ट काम करता है। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो स्टटरिंग के होते हैं, जो अटक अटक के बोलते हैं, लाइक वो एक सेंटेंस में अटक जाएंगे या वो 3-4 सेंटेंस एक साथ बोल लेंगे फिर अटक जाएंगे, वो स्टटरिंग पेशेंट्स होते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट उसके ऊपर भी काम कर रहा होता है। क्लटरिंग के पेशेंट्स का अगर हम डिफाइन करें तो उसके अंदर ये होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस तरीके से भी बात करें, मैंने आपसे कहा मैंने मतलब जल्दी जल्दी उनकी बात हो रही है, लफ्ज चबा के बात करना या अपनी मुकम्मल जो है वो जुमले को अल्फाज को उसकी सही अदायगी से अदा ना करना, नहीं उसमें जल्दी से खुद तो बोल लेंगे या उनको जो बहुत ज़्यादा सुन रहा है वो तो समझ जाएगा, बट अगर वो किसी नई जगह पे जाएंगे तो उनकी बात किसी को समझ नहीं आएगी। तो ये क्लटरिंग पेशेंट्स कहलाते हैं। अच्छा ये बताइए कि स्पीच डिसऑर्डर और लैंग्वेज डिसऑर्डर इसमें क्या होता है पेशेंट के साथ और इसको आप किस तरह ओवरकम करते हैं, किस तरह ट्रीट करते हैं? अच्छा, स्पीच डिसऑर्डर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि मैंने फोनोलॉजिकल आर्टिकुलेशन के पेशेंट्स का बताया कि उनको साउंड्स के एरर्स आते हैं, उनके अंदर कुछ साउंड्स वो क्लियर नहीं बोल पा रहे होते, तो उनकी स्पीच पे यहाँ पे काम करेंगे हम। और जो बिल्कुल म्यूट आएंगे बच्चे उनके ऊपर हम स्पीच पे काम करेंगे, लाइक कि वो घर के अंदर सिर्फ 3 वर्ड बोल रहे हैं, मामा, बाबा, मम। अब उससे ज़्यादा और उनकी एज हो चुकी है 3 years प्लस या 4 years प्लस और अभी भी वो वर्ड्स नहीं ले रहे हैं, तो ये भी स्पीच के अंदर आएंगे और स्पीच डिले होंगे, तो इस पे स्पीच पे काम होगा। लैंग्वेज डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम इस तरह से लेंगे, आपको एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि जैसे ऑटिज़म के बच्चे हैं, ठीक है, उनके पास स्पीच है, उनके पास वर्ड्स हैं, वो वर्बल हैं, बट उनको पता नहीं है कि हम जो बात कर रहे हैं उसी से रेलेवेंट आंसर देना है उनको, यानी वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे सामने वाले की। मैंने आपसे कहा आप पानी पियेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो उनका ये लैंग्वेज डिसऑर्डर हो गया कि वो एप्रोप्रिएट आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो उनको उनकी लैंग्वेज पे काम किया जाए, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर। अच्छा, सेकंड फॉर्म इसकी है या सेकंड इसकी ब्रांच देख लें, वो है रिमीडियल थेरेपी। इसमें स्लो लर्नर्स आते हैं, तो आप डिफाइन कीजिए कि स्लो लर्नर्स क्या है, इससे क्या मतलब है, और इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं जो कि स्लो लर्नर हैं, तो आप उससे किस तरह ट्रीट करती हैं? अच्छा, जो हमारे पास स्लो लर्नर बच्चे आते हैं, बेसिकली मैं स्पीच के साथ साथ रेमेडियल सेशंस भी देती हूँ और बिहेवियर सेशंस भी देती हूँ। तो अगर पेरेंट्स की डिमांड होती है कि हमारा बच्चा स्कूल के अंदर जो उसकी क्लास है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो क्लास 1 का स्टूडेंट है और उसका जो अपना IQ लेवल आ रहा है वो प्रेप 2 का आ रहा है या प्रेप 1 का आ रहा है, मॉन्टेसरी का लेवल आ रहा है, और वो क्लास 1 के लेवल को कवर नहीं कर पा रहा क्लास के इन्वायरमेंट में, तो उसको नीड होती है एक रेमेडियल थेरेपिस्ट की। तो वो स्लो लर्नर बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उनके डायग्नोसिस आए हुए होते हैं उनको, और उनके साथ उनकी रिकमेंडेशंस आई हुई होती हैं कि उनके ऊपर क्या क्या रिकमेंडेशंस आई हैं और उनको कौन कौन सी थेरेपीज़ की नीड है। तो उसमें हम स्लो लर्नर में भी हम 101 सेशन करते हैं, जिससे उनके इश्यूज़ को डिसॉल्व किया जाता है, जो कि वो एक क्लासरूम इन्वायरमेंट में कवर नहीं कर रहे होते। वो 101 सेशन के अंदर उनके एरियाज़ को कवर किया जाता है, उनके एकेडमिक्स एरियाज़ को कवर किया जाता है, जिसके अंदर हम अगर मेन की बात करेंगे तो इंग्लिश, उर्दू, मैथ 3 सब्जेक्ट्स हम ले लेंगे स्लो लर्नर्स के कोर्स को मॉडिफाई करके, और उनके मेन एरियाज़ पे हम IPs बनाएंगे और देन उनके उन्हीं पे ही हम काम शुरू कर देंगे कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या गोल्स आए, बच्चे के कौन से वीक एरियाज हैं, और उस पर हमने काम स्टार्ट करें। अच्छा, ADHD क्या है जो हम अक्सर टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, इसका क्या मतलब है और इसको किस तरह ओवरकम करते हैं किसी पेशेंट में ये है तो? जी, ADHD जो है अटेंशन डेफिसिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ये भी एक ऐसी टर्म है कि इसमें हम प्रॉपर डायग्नोसिस पे तो नहीं जा रहे,
इनिशियली लेवल पे, क्योंकि ये कुछ सिमिलैरिटीज़ ऑटिज़म के साथ आ रही होती हैं, बट ऑटिज़म एक डिफरेंट चीज़ होती है और ADHD डिफरेंट होता है। ADHD के अंदर हम ज़्यादातर जो चीज़ें देख रहे होते हैं, उनका जो अटेंशन है वो फ़ौरन डेफिसिएंट हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। लाइक कि हम ADHD बच्चे के साथ अगर 101 पे काम कर रहे हैं एज अ रेमेडियल, तो अब उसके सामने जो हमने एक एक्टिविटी की है तो उसको फ़ौरन चाहिए होगी दूसरी एक्टिविटी। वो उसके बाद उसका एक थोड़ी सी टाइम के बाद इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमने प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है ADHD के बच्चों के लिए कि भाई अब उनकी एक एक्टिविटी हो गई, देन फॉरन नेक्स्ट एक्टिविटी, देन थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से उनके ऊपर एज अ रेमेडियल भी वर्क किया जाता है, एज अ बिहेवियर भी वर्क किया जाता है, और फिर उनके आहिस्ता आहिस्ता इश्यूज डिसॉल्व होते हैं और वो नॉर्मल साइड की तरफ आ जाते हैं। डिस्लेक्सिया को किस तरह डिफाइन करेंगे आप? जी, डिसलेक्सिया भी एक डिसऑर्डर ही कह लें आप। इसके अंदर ऐसा होता है कि बच्चा नॉर्मली बात सारी कर रहा है, हर तरह की कम्युनिकेशन भी कर रहा है और वो सारी दुनिया की बातें भी करेगा आपके सामने, बट उसको अगर हम स्टडीज़ की साइड पे लेके जाएंगे तो इसको एकदम इशू आ जाएगा। वो रीडिंग नहीं करना चाहेगा, उसको लर्निंग डिफ़िकल्टीज आने लगेंगी, उसको राइटिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी, उसको वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आने लगेगी। अगर मैं इसकी मिसाल आपको इस तरीके से दूं कि एक फिल्म आई थी तारे ज़मीं पर, तो तारे ज़मीं पर जो बच्चा था वो हर अल्फाज को उल्टा देख रहा होता था, वो अपनी एक अलग दुनिया में रहता था, तो वो भी एक तरह से इसी तरह के एक इशू में चल रहा था। तो उसके ऊपर भी एज अ रेमेडियल हम काम करते हैं। रेमेडियल के अंदर उस बच्चे के इश्यूज़ को डिसॉल्व किया जाता है 101 में। वो बच्चा नॉर्मली स्कूल भी जा सकता है, बट उसके वही इश्यूज़ आएंगे कि उसको एकेडमिक में, क्लास के इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो हम उसके साथ 101 सेशंस करेंगे। उसके इनिशियली हम गोल्स देखेंगे कि कौन से एरियाज पे आ रहा है ज़्यादा प्रॉब्लम। सम टाइम डिसलेक्सिया के अंदर मैथ्स इश्यूज़ क्लियर हैं, इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है या उर्दू में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उर्दू के टास्क निकाल लेंगे, इंग्लिश के टास्क निकाल लेंगे और फिर हम स्टेप बाय स्टेप उनके साथ काम करते जाएंगे। अच्छा, इस थेरेपी को हम देखें तो रिमेडियल थेरेपी के बाद आता है बिहेवियर थेरेपी। अच्छा, बिहेवियर थेरेपी में क्या क्या आप सेक्टर देख रहे हैं और इसको इस तरह डिफाइन करें? अच्छा, बिहेवियर थेरेपी भी देखा जाए तो हम सब जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं, हमारे डोमेन के अंदर भी बिहेवियर आ रहे होते हैं जिसको हमने कम करना होता है। अगर हमारे पास एक बच्चा आया है, ऑटिज़म का आया है और वो सिटिंग नहीं देना चाह रहा, वो बैठना नहीं चाह रहा, वो आई कोऑर्डिनेशन नहीं करना चाह रहा, उसका फोकस ही नहीं है, तो ये सब उसका बिहेवियर है। तो हमने पहले बिहेवियर पे काम करना है, उसको हमने सिटिंग की तरफ लाना है कि वो अपनी एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स सिटिंग थेरेपिस्ट के साथ दे ड्यूरिंग सेशन। और फिर उसके बाद हमारा सेकंड ये होता है कि हम उसके आई कोऑर्डिनेशन पे काम करेंगे कि वो हमें आई कोऑर्डिनेशन दे। अगर हम उसकी स्पीच के लिए मेन हमारा फोकस अगर स्पीच ही है तो हमने उसको आई कोऑर्डिनेशन की तरफ लाना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम स्पीच की साइड पे ला रहे होते हैं तो लाजमी बच्चे का आई कोऑर्डिनेशन स्पीच थेरेपिस्ट को चाहिए होता है, क्योंकि उसने जब बच्चे के साथ स्पीच के ऊपर काम करना है तो बच्चा जितना अच्छा आई कोऑर्डिनेशन देगा उतना अच्छा वो पिक करेगा थेरेपिस्ट की चीज़ों को, देन उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, इस हवाले से आपने काफ़ी मालूमात दी हमें, और आप असेसमेंट सेशंस लेती हैं और काउंसलिंग सेशंस लेती हैं, तो कहाँ आपकी क्लिनिक से कहाँ आपकी सिटिंग है? जी, मैं मेन बेसिकली अपने ये स्पीच वेलनेस क्लिनिक पे सिटिंग करती हूँ। वीक के 3 डेज़ भी करती हूँ, सम टाइम वीक के 5 डेज़ भी करती हूँ, बट काम का कहीं कहीं जब लोड होता है तो उसमें मैं थोड़ा टाइम ड्यूरेशन कम कर देती हूँ क्लिनिक का। मैं इसके अलावा सोसाइटी ऑफ इमेज मैनेजमेंट में भी सिटिंग करती हूँ, सिम इंस्टीट्यूट में, जौहर में होता है। उसके अलावा गुलशन में एक हॉस्पिटल है, न्यूरो माइंड हॉस्पिटल, वहाँ पे भी मेरी सिटिंग होती है, वहाँ पे भी मेरे सेशंस होते हैं। वहाँ पे नॉर्मली मैं एडल्ट्स के ऊपर काम कर रही होती हूँ, पीड्स के ऊपर कम काम होता है क्योंकि वो बेसिकली हॉस्पिटल एनवायरनमेंट है, तो हम एडल्ट्स पे ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे मेरा ऑन कॉल होता है, अपॉइंटमेंट्स मेरे ऑन कॉल्स होते हैं। उसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, शिफाम वेलनेस प्लेस को, तो वहाँ पे भी मेरी अब सिटिंग स्टार्ट हो गई है। वहाँ मैं वीक के 3 डेज़ जा रही हूँ,
तो डिफरेंट जगह पे अपनी सिटिंग दी हुई है। इसी तरीके से लोगों को मैं डिफरेंट प्लेसेस पे अपनी एज अ स्पीच थेरेपिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हूँ। अच्छा, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे या घर में अडल्ट भी हैं, उनको इस तरह की अगर थेरेपी की ज़रूरत है, जिस तरह बिहेवियर थेरेपी हुआ, रिमीडियल थेरेपी हुआ, स्पीच थेरेपी हुआ, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? कैमरा आपके सामने। अच्छा, देखें, जिनके बच्चे स्पीच के इश्यूज़ के साथ आ रहे हैं या रेमेडियल या बिहेवियर के साथ आ रहे हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि वो देर नहीं करें, जल्द से जल्द रेलेवेंट पर्सन या रिहैब्स या जो भी आपके इदारे हैं उनके साथ कनेक्टेड हों और अपने बच्चों की प्रॉपर असेसमेंट करवाएं ताकि आपके सामने डायग्नोसिस आएँ। देन आप उनके रिहैब की साइड पे जाएं, उनकी रिहैबिलिटेशन पे काम करें। जिसको स्पीच की नीड है स्पीच पे काम कीजिए, जिसको बिहेवियर की नीड है उसके ऊपर बिहेवियर पे काम कीजिए। सम टाइम एट अ टाइम 3 से 4 थेरेपीज़ की नीड आती है। स्पीच, बिहेवियर, ऑक्यूपेशनल, ये मेन एरियाज़ होते हैं जो हम उस पर काम कर रहे होते हैं रिहैबिलिटेशन के सेटअप पे लोग। इसके थेरेपीज़ की साइड पे जाएंगे और जब आप थेरेपीज़ स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों के अंदर जो इश्यूज़ आए थे या उनके डिसऑर्डर आ गए थे या वो सिवियरिटी की साइड पे थे वो मॉडरेट पे जाएंगे, देन वो माइल्ड पे जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते जाएंगे और उनकी स्कोरिंग नीचे आती जाएगी। तो पेरेंट्स जो हैं सबसे पहले एक्सेप्टेंस की तरफ आएँ, उनको एक्सेप्ट करें, अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करवाएं एंड देन बच्चों के ऊपर काम स्टार्ट करें। अच्छा, ये जो यूट्यूब चैनल है शहजाद व्लॉग्स, इस चैनल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? इस चैनल के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि सर को मैं बहुत बाकायदगी से फॉलो कर रही हूँ और सर की हर वीडियो को मैं फॉलो करती हूँ और उसके ऊपर कमेंट्स भी देती हूँ। सम टाइम रह जाता है बिजी स्केड्यूल की वजह से, बट ये होता है कि मैं फ़ौरन मेरे पास आपकी नोटिफिकेशंस आ जाते हैं मेरे फॉलो किया हुआ है, तो मैं उनको देखती हूँ। और आप एक बहुत अच्छा चैनल हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, लोगों को बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा है। स्पेशली आपकी पर्सनालिटी के बारे में भी लोगों को पता चल रहा है कि आप एक सॉफ्ट स्पोकिंग नाइस पर्सन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जनाब, ये थे हमारे आज के मेहमान मिस सदफ इमरान। आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए। हम हर किसी एपिसोड में आपको नए मेहमान से मिलवाते हैं। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ, किसी नई अच्छी सीखने वाली बात के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।